मुझे देवासी समाज के इतिहास संस्कृति के ऊपर ही पीएचडी करना चाहिए। ये चीजें पुरानी हो गई, इन पे सब करते हैं, कुछ नया कर। तो मारवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर एक रायका एक राजा की तरह शासन करता था। रायका समाज की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब गर्व के साथ में कोई भी महिला किसी भी जाति की हो वो आराम से जो है निकल जाती थी, क्योंकि रायका वहाँ खड़ा है उसकी सुरक्षा के लिए। इतना मतलब विश्वास था। संस्कृति है वो सबसे अलग अपनी संस्कृति क्यों है, जो इसकी वेशभूषा है उसके बारे में, इसका इतिहास, असली इतिहास क्या है। जब आप सिरोही और जालोर की तरफ जाते हो तो आपको लाल टोल दिखता है। मेवाड़ की तरफ जाओगे तो आपको केसरिया दिखेगा, उदयपुर, राजसमंद और ये जो जिले। भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है विविधता में एकता जी, तो उसी विविधता में एकता को लिए हुए प्रमाण है हमारा समाज। जसवंत सिंह जी की रक्षा करने वाला, जसवंत सिंह जी के साथ एक मजबूत कंधे की तरह काम करने वाला राघा जी रायका था। अपने समाज में भी ऐसी कोई सती हुई है? हमारे समाज में एक नहीं बहुत सारी सतियां हुई है। बाद में उस भाई को अपनी गोद में लेकर जो है चिता में जल जाती। तो शेरशाह सूरी के समय मालदेव जी के यहाँ लड़ने वाले वो समाज होते थे सूत्र खाने के, वो हमारे जो है रबारी और रायका थे। देवासी समाज आया कहाँ से था? कई लोग तो पाकिस्तान से, तो इसका क्या इतिहास है? ये कहाँ से आए थे इंडिया में? और ये धीरे धीरे आकर बसते हैं जैसलमेर में। तो ऊँटों के साथ ये जैसलमेर में बसते हैं और जैसलमेर में रहते रहते तो राय नाम की स्त्री के वहाँ घर जमाई रहने के कारण जो है हमें रायका कहा गया। अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं निवेदन करूंगा सभी समाज बंधुओं से जी कि वो लोग गांव ढाणी में जो भी आपको शिलालेख दिखे। नमस्कार साथियों, हमारे एक और धमाकेदार नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे नए गेस्ट है राकेश देवासी पॉडकास्ट में डॉक्टर सुखराम देवासी, जो रबारी समाज की संस्कृति और इतिहास के ऊपर इन्होंने पीएचडी की है। जो पहले व्यक्ति हैं जो रबारी समाज और रायका समाज के इतिहास पर इन्होंने जो पीएचडी की है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में, जो हमारे गेस्ट बनकर के आए और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। सर, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में ज़रूर बताएं, अपना परिचय। बिल्कुल राकेश जी, मैं भोपालगढ़ के बादर जी रायका का पोता हूँ और गोवर्धन जी देवासी का लड़का हूँ। तो प्रारंभिक जैसी शिक्षा है वैसी सबकी होती है, वैसी मेरी भी हुई। और बचपन से ही, क्योंकि दादा जो थे समाज सेवा में थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और कभी राजनीतिक पद उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने समाज के हित में काम किया। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़े और आज मैं भी जो है समाज सेवा के उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये सब कुछ चीजें हुई और 2017 में पहली बार मैंने पीएचडी के अंदर एडमिशन लिया। तो पहला ही मेरे सामने एक क्वेश्चन था कि हम किस विषय पर पीएचडी की जाए। तो मेरे जो गाइड थे डॉक्टर दिनेश जी राठी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया और ये बताया कि रायका समाज अपने आप में एक समृद्ध समाज है और उसका इतिहास हमने सिर्फ कहानियों में सुना है, जो कि गर्व जैसी फीलिंग लाने वाला इतिहास है। तो वहां से फिर मैंने अपने समाज के ऊपर थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया और धीरे धीरे चीजें मिलती गई और वास्तव में लगा कि हम उस समाज के अंग हैं जिसने इतिहास में बहुत सारी जो है कहानियां छोड़ी है। कई सारे जो है बड़े बड़े युद्धों में योगदान दिया है और उनके कारण आज हम गर्व महसूस कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं, लेकिन चूंकि इतिहास लिखा नहीं गया तो इतिहास के स्रोत ढूंढने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन आखिरकार ईश्वर की कृपा से और सभी समाज बंधुओं की कृपा से मुझे वो तथ्य भी मिले और मैंने एक 450 पेज की एक पूरी किताब जो है थीसिस के रूप में यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाई और सब लोगों का सपोर्ट रहा। फिर इसी दरमियान बीच में 2018 के अंदर राजा राम जी, भूरा राम जी पिंडवाड़ा और श्याम जी नाड़ सर, कान जी किरमरिया जैसे कई जो युवा हैं वो मुझसे मिले। तो उन लोगों के साथ मिलने से जो इतिहास के तथ्यों को मैं लेकर संकलित कर रहा था उसी को अब स्थायित्व देने की जो है बारी आ गई।
कि अब उनको जो है स्थायित्व दिया जाए। तो पहला ही हमारा था, क्योंकि सब लोग रामदेवरा जाते थे तो वहाँ कोड़ूमंड जाते थे पहले। तो कोड़ूमंड के अंदर बाबू जी के साथ में हड़मल जी की वो तस्वीर न देखकर उनके मन में पीड़ा होती थी। तो कपूर जी भी गए, उन्होंने भी देखा कि वहां है। तो धांगड़वास में पहली मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने रखा कि भाई हमारे इतिहास को तो संरक्षित किया जाना चाहिए। अब चूंकि इतिहास के बिना तथ्य के आधार पे आप बात नहीं कर सकते सरकार के सामने, तो सभी लोगों ने मुझे बुलाया और मैं भी वहां गया धांगड़वास की प्रथम मीटिंग में। और वहां पर सभी लोगों ने हड़मल संघर्ष समिति करके एक संस्था अनौपचारिक रूप से बनाई और उसके सानिध्य में, उसके नेतृत्व में जो है हड़मल जी का इतिहास कोड़ूमंड में स्थापित करने की जो है बात कही। तो मुझे भी लगा कि यार मैं जब इतना शोध कर रहा हूं तो कहीं न कहीं उसको स्थायित्व देना जरूरी है और हमारे समाज का इतिहास दिखाने गया। तो बाद में हम लोगों ने प्रयास किया सभी लोगों ने, और धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित होती गई और वो इतिहास भी लगा। और 2021-22 के अंदर जो है पहला हड़मल जी रायका गौरव दिवस उसी विजय के उपलक्ष्य में जोधपुर रायका बाग में मनाया गया और पहली बार ऊंट रैली निकाली गई और वहीं से शुरुआत हुई जागरूकता की समाज के अंदर। और उसी के बाद में महाकुंभ भी हुआ फिर धीरे धीरे, और वही पहला प्रोग्राम था हमारा जहाँ पे लाल सिंह जी पहली बार आए। और लाल सिंह जी का पहली बार फोन पे बात होती थी, लेकिन पहली बार लाल सिंह जी से मुलाकात वहीं हुई और धीरे धीरे जब उनके नजदीक गए, उनसे बात की, तब लगा कि नहीं, ये भी हमारे ही समान विचारों वाले हैं, ये भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वहां से फिर धीरे धीरे चीजें बदलती गई और आगे चलकर हड़मल संघर्ष समिति एक जो है रजिस्टर्ड संस्था बनी, जिसमें मुझे फिर सचिव का पद दिया गया और फिर धीरे धीरे काम बढ़ते गए। फिर लाल सिंह जी के साथ में जुड़ते गए। फिर रायका बाग का मुद्दा बहुत गर्मा गया था, जगह जगह से आवाज आ रही थी। हालांकि प्रयास कर रहे थे सभी लोग अपने अपने स्तर पर, लेकिन वो प्रयास नहीं थे जो निर्णय तक ले जाए। तो मैंने भी अपनी तरफ से खूब प्रयास किए उसमें। तो फिर एक सहयोग बना लाल सिंह जी का आना और हमारे तथ्यों का प्रस्तुत करना। फिर एक रायका बाग आंदोलन हुआ और जो 100 साल पुरानी जो गलती थी वो 2024 के अंदर, जो 1924 में गलत हुआ, वो त्रुटि हुई, वो 2024 के अंदर यानी 100 साल बाद में सही हुआ। लोगों को तो पता ही नहीं है कि उसकी वास्तविक त्रुटि कहाँ थी क्या नहीं थी। जब मैंने तथ्य बताए तब लाल सिंह जी हंसने लगे कि अब अभी भी हमारा समाज 100 साल पीछे है। तो ये सब कुछ चलता रहा और लाल सिंह जी से जुड़ा हुआ। फिर ये अभी पशुपालक संघ बना, उसमें भी लाल सिंह जी का बड़ा विश्वास था कि नहीं, सेक्रेटरी आपको ही बनाएंगे तो फिर मना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा और हमने उसको कि भाई समाज सेवा का, कई लोगों ने कहा समाज सेवा का झोला जो है हर एक नहीं उठा सकता, उठाने वालों के घर जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो अब रिस्क तो किसी न किसी को लेना था, तो हमने ही शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो उन लोगों को कहता हूँ, जैसे राजा राम हो गए, श्याम जी हो गए, पिंडवाड़ा के बुरा राम जी हो गए, अर्जुन जी बुरियासनी हो गए, कानाराम जी किरमरिया हो गए, जो बहुत ही मध्यम वर्ग से भी कहूँ तो नीचे हैं, लेकिन समाज के प्रति उनके भाव के सामने मेरे भाव कुछ नहीं है। अभी कान जी को ही देख लो आप, एक कट्टर पे काम करते हैं, लेकिन समाज के प्रति कहीं भी हो, रात को भी अगर बुला ले तो आ जाएगा। इसके साथ में अपन श्याम जी को देख लो, राजा राम जी को देख लो, जो मेवाड़ आसावरा से, उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान है हर जगह, और इतिहास के प्रति उनकी रुचि तो अद्भुत है जी। और मुझे जो है बहुत प्रेरित करने वालों में राजा राम जी का बड़ा योगदान है कि वो अभी हुआ नहीं काम, आप करवाओ। तो ये सब कुछ चलता रहा और हम सब लोगों का पाली में पहली बार जब पशुपालकों की मीटिंग हुई, जो एक रैली निकाली गई, तो पहली बार उन्होंने हड़मल जी का प्रोग्राम भी था। तो हड़मल जी का गौरव दिवस 22 जून को मनाते हैं, तो उस दिन पाली में था। तो लाल सिंह जी ने पूछा कि मैं जो है समाज के लिए आगे आ रहा हूँ, पशुपालक संघ के बैनर तले जो बनने जा रहा है, तो क्या हड़मल संघर्ष समिति साथ है? तो सभी लोगों ने कहा कि सर आप अच्छा कर रहे हैं, समाज के हित में कर रहे हैं, तो हम सब लोग हृदय के साथ आपके साथ में खड़े हैं। और आज तक चाहे वो रायका बाग आंदोलन रहा हो, जोधपुर
डीएनटी आंदोलन रहा हो, पाली रहा हो, भीलवाड़ा रहा हो या जयपुर रहा हो, हड़मल संघर्ष समिति के सभी सदस्य वहां मौजूद रहे लगभग। और उसमें भी आप देखना, हड़मल संघर्ष समिति का कोई सदस्य सिर्फ मुझे छोड़कर कोई भी ना तो स्टेज पे था और ना ही कोई विशेष भूमिका में, सभी लोग आम कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। तो ये हमारे हड़मल संघर्ष समिति की बड़ी विशेषता है कि हम लोग सब साथ में मिलकर जो है काम करते हैं, हमें पद की लालसा नहीं है। अभी जैसे 2 साल हमारे पूरे होने वाले हड़मल संघर्ष समिति के, तो हम लोग जैसे मेरा सचिव का पद है, तो अभी 2 साल पूरे फरवरी में हो जाएंगे, तो मैं मेरा पद त्याग दूंगा और जो नया आगे सदस्य है जो भी और योग्य है जो भी तय करेंगे सदस्यगण सारे, तो उसको बना दिया जाए। तो ये सब कुछ रहा। सर, कई बच्चे जो पीएचडी करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, पर आपने जो रायका समाज के, देवासी समाज के इतिहास के ऊपर, इनकी संस्कृति के ऊपर जो पीएचडी की है, तो ये काबिल तारीफ़ है। तो सर, आपके अंदर ये ख्याल कहाँ से आया कि मुझे देवासी समाज के इतिहास संस्कृति के ऊपर ही पीएचडी करना चाहिए? राकेश जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे गुरु जो थे डॉक्टर दिनेश राठी, उनके पास मैं लगभग 4 टॉपिक शोध के लिए लेके गया था, जिसमें से एक तो इंडो तिब्बत रिलेशनशिप था, भारत और तिब्बत का संबंध जो था 1947 के बाद में, तो उसके बारे में था। और उसके साथ ही 2-3 ऐसे थे जिसमें मतलब राजा महाराजाओं का बखान करना होता था। तो जब मैं पहली बार सर से मिला तो सर ने कहा कि यार ये चीजें पुरानी हो गई, इन पे सब करते हैं, कुछ नया कर। तो उन्होंने कहा कि किस समाज से है? मैंने कहा मैं रायका समाज से हूँ। गर्व से कहा कि मैं रायका समाज से हूँ। तो कहा तो तेरे समाज पे अभी तक पीएचडी कितनी हुई है? मैंने कहा अभी तक तो मैंने नहीं देखी। तो उन्होंने मुझे जो है भेजा शोध संस्थान में कि जा और वहां देख। और मैं उनके निर्देशन में कई शोध संस्थानों में गया और हकीकत में मैंने जो देखा उससे लगा कि मेरे से पहले भी 2-3 जनों ने कोशिश की थी, वो यहाँ के नहीं थे, 2 तो फॉरेनर थे और एक कोई यूपी साइड में कोई था। तो उसने प्रयास किया लेकिन बीच में ही मुश्किल से 1-8 साल किया और छोड़ दिया। तो फिर मैंने उन जो चीजें देखी, मैंने कहा यार बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि और फिर उन्होंने कहा कि बड़े लेवल पे करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम अपन को कम लेना है, जितना कम लोगे उतना अच्छा काम होगा। और क्षेत्र चूज कर ले, कोई भी एक क्षेत्र। तो मैंने मारवाड़ को लिया, क्योंकि मारवाड़ इसलिए लिया कि मारवाड़ में खूब सारे सोर्स मिलते हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल भी हैं और यूं देखा जाए तो पुरातात्विकों के साथ में अपने साहित्यिक स्रोत भी मिल जाते हैं। तो और भारत सरकार के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की विनय कुमार श्रीवास्तव साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया था एक छोटे से क्षेत्र पर। तो उसको मुझे एज ए गाइड मिल गया कि हाँ मैं इसकी बेस पे कर सकता हूँ। मारवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर एक रायका एक राजा की तरह शासन करता था एक ठिकाने के अंदर। मारवाड़ चूंकि एक समृद्ध क्षेत्र था और मारवाड़ से ही रायका समाज की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेखों में से एक शिलालेख चोखा गांव में मिलता है, जो कि एक रायका सती के प्रमाण दिखाता है 171 विक्रम संवत का। तो वहां से ही चीजें निकली, पता चला कि यार इसके सोर्स अपना समाज जो है वो गर्व करने लायक है। पहले ये मान्यता थी कि जो है बड़े रॉयल जितनी भी कास्ट होती थी, तो बड़ी बड़ी जातियां उनमें ही सतियां होती थी। लेकिन जब मैंने ये प्रमाण देखा, इसका मतलब हम कहीं न कहीं एक क्षत्रिय कौम से संबंधित है। तो धीरे धीरे चीजें निकलती गई और सब व्यवस्था देखी मैंने, तो उसके बाद पता चला कि मारवाड़ के अंदर खूब सारे ठिकाने दिए गए थे जिनमें जो है राजा की तरह शासन कर रहा है, कर इकट्ठा कर के जो है राज परिवार को भेज रहा है, ऊंटों का पूरा कारवा उसके पास में। तो बहुत सी चीजें थी। तो शिलालेख दुनिया भर के मिले, बइया मिली जिनमें रायकाओं का उल्लेख मिलता है। अब वो हम आमतौर पर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों की बात करते हैं, तो अभी बकायदा वो वीर योद्धा रहे। लेकिन हमारे समाज में भी वैसे वीर योद्धा रहे हैं, लेकिन चूंकि इतिहास लिखा हुआ नहीं था तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। तो इस इतिहास के माध्यम से हम उसको पढ़ पाएंगे। अब मुझे गर्व होता है कि
जगह जगह जो है कुएं बावड़ियां हमारे समाज के लोगों ने बहुत पहले परोपकार की जो एक मिसाल थी हमारा समाज था। दूर दूर ढाणियों में बीहड़ों के अंदर जब हमारा समाज का कोई पशु जी चराने जाता था तो मतलब गर्व के साथ में कोई भी महिला किसी भी जाति की हो वो आराम से जो है निकल जाती थी, क्योंकि रायका वहां खड़ा है उसकी सुरक्षा के लिए। जी इतना मतलब विश्वास था। लेकिन इनको इतिहास में जी लिखा नहीं गया। तो पहला जी मुझे सौभाग्य मिला, मैं ये गर्व करता हूं अपने आप में कि जी पहला सौभाग्य मुझे मिला कि मैंने उस इतिहास को संकलित किया और जी उसे लिपिबद्ध करते हुए जी जो एक थीसिस का रूप दिया, और आने वाले समय में मैं उसे प्रकाशित भी करवा रहा हूँ जल्दी। जी तो ये सब कुछ रहा। सर, रबारी समाज की संस्कृति के ऊपर कई लोगों के वीडियोज भी मिलते हैं, फिर भी आपको क्योंकि ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आपने तो समाज के संस्कृति के इतिहास के ऊपर पीएचडी की है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा खुल के ज़रूर बताएं कि जो संस्कृति है वो सबसे अलग अपनी संस्कृति क्यों है, जो इसकी वेशभूषा है उसके बारे में, और जो इसका इतिहास, असली इतिहास क्या है वो ज़रूर बताएं। बिल्कुल राकेश जी, ये बहुत ही अहम बात होती है कि हमारे समाज जी की संस्कृति क्या है, और संस्कृति में जो हमारा पहनावा सबसे इम्पोर्टेंट हो। एक चीज इस जी वीडियो के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा, आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी, कि प्रत्येक जी क्षेत्र की अपनी एक अलग संस्कृति, एक अलग पहनावा, एक अलग रीति रिवाज है, तो उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मारवाड़ के जी अंदर प्रारंभिक रूप में जैसे मोड़िया जी हो गया, और सफेद साफा था, और एक ब्राउन कलर का जो है साफा आता था, तो वैसे पहना करते थे, जिसे बहुआयामी जो है, बहुरूपी जो है साफे कहा जाता जी है। और जब आप सिरोही और जालोर की तरफ जाते हो तो आपको जी लाल टोल दिखता है, और मेवाड़ की तरफ जाओगे तो आपको केसरिया दिखेगा, उदयपुर, राजसमंद और ये जो जिले हैं। तो ये हर क्षेत्र की अपनी एक जी विशेषता लिए हुए है। जो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है, विविधता में एकता, जी तो उसी विविधता में एकता को लिए हुए प्रमाण जी है हमारा समाज। लेकिन जी कई, अब मैं क्या कहूं कि मैंने अभी हाल ही में कुछ बहियां पढ़ी जिससे जी स्पष्ट हुआ कि पहले भेदभाव नहीं था। कई चीजों को लेकर जी भेदभाव होता है, पहनावे को लेकर, गोत्रों को जी लेकर, स्थान विशेष को लेकर, वो भेदभाव पहले नहीं था। ये अभी 90 जी और 100 सालों के बीच में ये जी राजनीति की वजह से जो है दूरियां जो है आई है। जी बाकी यहाँ का व्यक्ति, सिरोही का व्यक्ति, डूंगरपुर का व्यक्ति जी एक था, लेकिन समय के साथ उनको जो है जी राजनीतिक पहले जो जी राजा महाराजा थे उन्होंने अपने हिसाब से उसको यूज लिया, फिर आने वाले जी पॉलिटिशियंस ने उन्होंने यूज लिया। तो इन आम लोग जो हमारे समाज के हैं, जी जो मैं एक सीधा साधा जो जी रायका है, जो रबारी है, उसको इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं था। उनके बीच में कुछ चीजें ऐसी डाल दी जो आज एक दूरियां पार दी। तो सभी क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, जी ये तो है बिल्कुल निश्चित। अभी जी ये कोई मैगजीन भी थी, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, देवासी दर्पण शायद ऐसा करके जी या ऐसा कुछ था। तो उसमें उन्होंने एक ही चीज को सबको दिखा दिया, ये भी वहां ये पहनते हैं। तो मैंने उनका विरोध किया, मैंने कहा जी साहब ये गलत है, आप इसको करेक्शन करवाइए। इन लोगों के साफे यहाँ अलग हैं, वहां अलग है, और यहाँ अलग है। तो सबकी विविधता से भरी हुई जो है संस्कृति है हमारी, जी आप उसे एक में मत बांधिए। तो उन्होंने कई दिन तो बोला जी कि हम चेंज करवाएंगे, ये करेंगे, फिर अभी तक तो मुझे चेंज जी दिखा नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं। जी और दूसरा, इतिहास के संदर्भ में बात कहूं तो इतिहास की ऑथेंटिक जानकारी कि हमारी उत्पत्ति होती जी कहां से, किसी के पास जी नहीं। आमतौर पर यह कहा जाता है दंत कथाएं हैं हमारे उत्पत्ति के संदर्भ में। हाँ अलग अलग जो है रावों ने, जी भाटों ने जो है अपनी जी जो है बहियों के अनुसार जो है उन्हें व्याख्या दी है। हाँ कुछ ने कहा कि शिव की जो है संतान है, कुछ ने जी कहा कि शिव ने जो है, भगवान महादेव ने जो है एक चमड़ी से पुतला बनाया, चामड़ हुआ, किसी ने कहा जामड़ हुआ। तो वो दंत जी कथाएं, ऐतिहासिक प्रमाण कहीं नहीं है। तो कई बार मैं राव से भी क्वेश्चन पूछता हूँ, और आने वाले टाइम में अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जी पूछूंगा उत्पत्ति के संदर्भ में, क्योंकि उनकी बातों में भी मुझे कई बार दो मत मिलते हैं। एक वही जी राव जो ये बताता है कि ये चीज हुई, वही दूसरा कहता है ये चीज नहीं हुई।
तो उसका आने वाले समय में मैं खुलासा जरूर करूंगा अगर आवश्यकता पड़ी तो। दूसरा कि हर क्षेत्र में हर राजा के पास में सबसे विश्वस्त अगर कोई व्यक्ति हुआ करता था तो वो जी एकमात्र रायका था। और अपनी बहन बेटियों को, अपने जी परिवार को और किसी मतलब कुटुंब के व्यक्ति को अगर जी सुरक्षित रखना होता था तो वो पहला प्रेफरेंस जो देते थे वो रायका को जी देते थे। और रायका भी अपने ईमान से, अपने चरित्र से इतने मजबूत होते थे कि वो अपने अक्सर आपने जी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी का नाम तो सुना ही होगा, जो औरंगजेब के जी समय जोधपुर के जी शासक थे, जिस समय दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब की और जसवंत सिंह जी की आपस में थोड़ा जी विरोध था, दोनों में जो है दुश्मनी थी। तो जोधपुर महाराजा उस समय, जिस समय चारों ओर थाने बिठा जी रखे थे औरंगजेब ने, उस समय जसवंत सिंह जी की रक्षा करने वाला, जसवंत सिंह जी जी के साथ एक मजबूत कंधे की तरह काम करने वाला राघाजी रायका था। अब जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें पढ़ाई जी नहीं जाती, हमें दुर्गादास के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि दुर्गादास से भी ज्यादा महत्व जी हमारे राघाजी रबारी का था। लेकिन लिखा नहीं गया, उस समय ध्यान नहीं दिया गया। आप गांवों के अंदर जी जाइए, गांवों के अंदर आपको खूब सारी जो है जी देवलिया या पुतलियां मिलेगी, जहां पे आपको दिखेगा कि ऊंट के ऊपर जो है रायका विराजमान है, उसके नीचे उसका संक्षिप्त इतिहास है और उनकी जो है जी वीरता की कहानियां वहां छपी पड़ी है। आपको बता दूं, जोधपुर में मेरे ही वंशज कुचेरा गांव में है बासोजी, जिससे गांगड़ गोत्र के जी बासावत गोत्र निकली, उपगोत्र। तो जी उनकी छत्रियां आज भी मौजूद है। और इसी तरीके से आप सतियों के खूब सारे प्रमाण अपने मिलते हैं। एक यहाँ पे अपने जी पिछियाक के अंदर, ये डांगियावास के अंदर मिल जाएगी, और यहाँ नेतड़ा बासनी गांव के अंदर। और एक में मुझे याद है, मैं जी देसूरी गया था, जालाराम जी सर भी साथ में थे, जी तो वहां पर भी ऊंट के ऊपर जो है पुतलियां लगी हुई है। 3 या 4 थी। मैं अब जब भी जाना होगा मैं उसका लेके आऊंगा पूरा डाटा। जी तो तो हमारे इतिहास के संदर्भ में जो भ्रांतियां थी वो अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि अब नया जमाना आ गया। पहले जैसी जी दंत कथाएं चलेगी नहीं। स्पष्ट उत्पत्ति का जी सिद्धांत जब तक लागू नहीं होता तब तक तो मान ही नहीं सकते कि किसी ने कह दिया कि उससे हो गया वो, तो वो चीजें हैं। सर, जी सभी समाजों के अंदर जो सती माता का रहता है और सभी समाजों की सती माता रहती है, तो अपने समाज में भी ऐसी कोई सती हुई है जो अपने समाज में हो और उसका भी कोई इतिहास रहा हो, उसकी कोई हिस्टोरिक कहानी रही हो, जो अपनी समाज की सती माता है, उसके बारे में आप ज़रूर हमारी ऑडियंस के माध्यम से आप सभी को बता सकते हैं। बिल्कुल। हमारे समाज में एक नहीं बहुत सारी सतियां हुई है, और मैं गर्व जी करता हूं कि मेरा समाज सतीत्व के मामले में, यानी हमारी समाज की जो महिलाएं थी, जो नारी शक्ति थी, वो आज से नहीं जी आदिकाल से पूजनीय थी और है। तो उनसे तो जी अगर उनकी शिक्षा आज की नई जो हमारे समाज की बच्चियां हैं, उनको अगर शिक्षा दी जाए नैतिक उत्थान की, तो मेरे हिसाब से जी वही सतयुग का दौर वापस आ सकता है। कि अगर जी भगत सिंह को भगत सिंह की माँ ने जो है शिवाजी और महाराणा प्रताप की कहानी नहीं सुनाई होती, तो वे शायद भगत सिंह नहीं जी बनता। तो वैसे ही आज के टाइम जी में हमारे जो बच्चियां हैं, उनको हमारे समाज की जो ये सती हुई महिलाएं हैं, वीरांगना महिलाएं हैं, जी उनकी जो है कहानियां सुनानी चाहिए। आपको एक किस्सा मैं जी बताता हूँ कि हर समाज में सती जो है पति के पीछे होती है। एक अपना समाज है जी जिसमें भाई के पीछे, यानी पिता और माता जी दोनों ही नहीं थे, परिवार में एक अकेला भाई था जी उसका, और वो भी कहीं गायें जी चराते हुए मारा जाता है। और बाद में उस भाई जी को अपनी गोद में लेकर जो है चिता में जल जाती। ऐसा उल्लेख भी मिलता है। यहाँ पे जी अपने एक गांव है पिपाड़ के पास में, साड़वा गांव, वहां पे उसका जी मंदिर भी बना हुआ है, और बकायदा वो दिखाते हैं कि वो गोद में लिया हुआ है। और केवल भाई के जी साथ में नहीं, बेटे के साथ में भी जो है सती हुई जो है उल्लेख मिलता है। चाहे चोखा की सती देख लो, चोखा में जो जोधपुर में बना हुआ है, अभी हम लोग उसके प्रयास कर रहे हैं उस जी पर मंदिर बनाने का, ताकि हमारे जी समाज के लोग वहाँ जाए और उससे नैतिक जो है शिक्षा ले। तो ऐसे ही कहीं है, जैसे मैंने अभी बात कही डांगियावास के अंदर है,
बावड़ी में है, जी। बावड़ी में नेतड़ा गांव है, वहां पे मिलेगी आपको ऐसी सती। तो सतियों के प्रमाण हमारे समाज में पर्याप्त से भी अधिक है। जी। और अगर सही ढंग से देखा जाए तो वर्तमान में वे हमारी कुल देवियां जी। हैं। हमें पहले इतना मतलब वो कर दिया गया है कि हम अपने पथ से भटक गए। जी। हमारे जो आदि देव कह दो वो भगवान महादेव है। उसके बाद में आते हैं जो हम कुल देवी का मतलब होता है जो कुल में ही जन्मी हो और कुल में ही जी। जो है जिसने अपने प्राण त्यागे हो। तो ऐसी सतियां जो ये जो सतियां हैं ये सारी सतियां ही हमारी कुल जी। देवियां हैं। लेकिन हमने इनको पूजना छोड़ दिया, जिससे आज इनकी जी। स्थिति भी खराब है। जैसे ये शिलालेख मिलते हैं जिस अवस्था में, तो उससे लगता है कि हमारे पूर्वज तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद में जो जनरेशन आई जी। उन्होंने इनकी ओर ध्यान देना कम कर दिया। जैसे अभी डांग्यावास के अंदर जो सती है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, जी। उस शिलालेख का, उसके ऊपर छतरी बनी है। साड़वा के जो जी। बनी हुई है छतरी, और इधर अपने नेतड़ा में है वहां पर भी जो है बनी हुई है। जी। और आगे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसी जो सतियां, जैसे एक कहते हैं कि आलो में एक सती जो है जी। निम्बोल में हो रखी है, और मैं प्रयास करूंगा कि वहां भी जाऊं और उसको देख कर आऊं। तो ये तो थी सतियों की बातें। जी। तो हमारा समाज इस मामले में धनी है, जी। समृद्ध है, और गर्व करने लायक है कि हम जी। इस मुझे तो स्पेशली गर्व होता है कि मैं इस समाज का अंग हूँ। और जी। आपको बता दूं कि उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर जी। हमारा इतिहास लिखा ही नहीं गया। आपको पता हो तो शेरशाह सूरी के समय मालदेव जी के यहाँ लड़ने वाले जो है ऊंट सवार जो होते थे सूत्र खाने के, वो हमारे जो है रबारी और रायका जी। थे। लेकिन कहीं भी इतिहास में उनको लिखा नहीं। लेकिन जी। दंत कथाएं और गीत जो है हमारे जी। प्रचलित, आज भी मेरी बुआ जो है वहाँ रास बाबरा रहते हैं, वो गीत गाती है मालदेव जी का, तो उसमें रायकों का जी। उल्लेख मिलता है। तो ये सब चीजें उसमें है। तो ये रहा। लेकिन इसके साथ ही जब हम बात करते हैं मारवाड़ की, तो पहला जी। नाम आता है आसूराम जी रायका का, जिसका रायका बाग स्थान आज भी जो जी। है चर्चा में है। और उनकी मूर्ति को लेकर भी आजकल सोशल मीडिया पर भी जो है बातें जी। की जा रही है। तो अब आप देखिए, मैं सबसे पहले तो गोवर्धन जी रायका जो मंत्री साहब है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा जी। कि बिना तथ्य के भी उन्होंने वहां पे एक प्रतिमा स्थापित कर दी। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। जी। और बिना तथ्य के आप कोई चीज स्थापित नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस जी। समय उनकी सरकार थी, तो उन्होंने जो व्यवस्थाएं देखी उसके अकॉर्डिंग उसको उन्होंने जो है जी। मूर्ति को स्थापना करवा दी। अब उसके लोकार्पण का कार्य बाकी है। जी। लेकिन हम जब रायका बाग का आंदोलन कर रहे थे, तो राकेश जी हकीकत बताऊं, हमारे पास तथ्य होते हुए भी सरकार जो है कानों पर जो कानों में रुई और आंखों पर पट्टी बांधे हुए थी। तो आप सोचिए उस आदमी ने कितनी मेहनत की होगी अपने जी। व्यक्तिगत रूप से, कि उसने एक मूर्ति को स्थापित करवाया। तो लोग कहते हैं साहब वहां उस जगह खड़ा कर दिया, ये कर दिया। जी। जहां भी किया कम से कम किया तो है। अब हाँ, अगर जागरूकता है तो आप रेलवे स्टेशन पे लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि वहां लगे, अच्छा सम्मान हो, और धीरे धीरे चीजें होगी। अब प्रयास जी। कर रहे हैं उसके लोकार्पण का भी। तो आगामी आपको जरूर आने वाले टाइम आपको इस संदर्भ में खुशखबरी देंगे आप सभी लोगों को। सर, बातें करते रहते जी। हैं कई लोग, और कई लोगों के मन में क्वेश्चन भी होता है कि देवासी समाज आया कहाँ से था और किस प्रांत से आया था। तो कई लोग तो गुजरात से बताते हैं, कच्छ से, कई लोग अलग अलग एमपी से, यूपी से, कई लोग तो पाकिस्तान से। तो इसका क्या इतिहास है? ये कहाँ से आए थे इंडिया में, या इंडिया से गए हैं कहीं और? बिल्कुल राकेश जी, इस संदर्भ में मैं क्लियर जो है स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि लोगों का जी। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार जी। रखे। अब वो क्यों रखे? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां देखी, कुछ रीति रिवाज देखे। तो मैं जी। आपको बता दूं कि जहां मेरी रिसर्च का मैं संदर्भ दूंगा, ये सभी लोग हिमालय की जो क्षेत्र है, हिमालय जो बर्फीला जो क्षेत्र है, जी। वहां से ये पलायन करते हुए, जब अपन बात करते हैं हिम युगों की, या तो जी। उस समय से जो आदि समाज जो था, तो उस समय से ये वहां से जी। निकले हुए लोग हैं। और ये धीरे धीरे आकर बसते हैं जैसलमेर में। समय के साथ इनकी आबादी बढ़ती है,
इनके पास में जो है ऊंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो ऊँटों के साथ ये जैसलमेर में बसते हैं और जैसलमेर में रहते रहते जो है यहाँ पर 4वीं शताब्दी के आसपास में शक कुषाणों के जो है आक्रमण होते हैं और उस दरमियान ये यहाँ से फिर थोड़े थोड़े पलायन करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि पूरे वहां से निकल गए, नहीं, वहीं बसे हुए थे। कुछ लोगों अकाल की वजह से, बाहरी आक्रमणों, क्यों ये उत्तर पश्चिमी सीमा जो है भारत की, ये हमेशा से ही विवादास्पद रही, यहीं से बाहरी आक्रमण हुए। तो सीमा पर जो है आक्रमण होने से ये इधर उधर चलते रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी घटना हुई, वो हुई आपके 7वीं शताब्दी में, विक्रम संवत 720 के आसपास में, 20-35 के आसपास में एक घटना घटी जिसमें 35 की अगर बात कहूं तो वहां पे बाहरी जो मुसलमानों के आक्रमण हुए। उस दरमियान हमारा जो रायका समाज है उसके कई गांव वहां से खाली होकर, सारे नहीं कई गांव खाली होकर मारवाड़ की ओर आए और मारवाड़ से कुछ लोग जो है सिंध की ओर गए बीच रास्ते से। तो मंडई गांव के अंदर एक गदोतर रोपा यानी एक गांव छोड़ने का तलाक का जो है वो गदोतर आज भी मौजूद है वहां पर, और वहां से वो लोग सिंध की ओर पलायन करते हैं। लेकिन सिंध से वापस वो घूम फिर कर आ जाते हैं अपने कच्छ के अंदर। सुमरा शासक जब यहाँ शासन कर रहे होते हैं तो सुमरा और समा वंश, ये दो वंश उस क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली थे, कच्छ और सिंध के अंदर। तो उनके सानिध्य में वो यहाँ थे। तो ये निरंतर आक्रमणों की वजह से अपने धर्म और संस्कृति को बचाते हुए ये अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। अब आप देखेंगे कि बात वहीं आके रुक गई कि संस्कृति, आप सिंध जाएंगे तो सिंध में पहनावा देखना, आप सिंध का पहनावा बिल्कुल अलग है। फिर आप आओ कच्छ में तो थोड़ा अलग मिलेगा, फिर आओ आप सिरोही के अंदर आपको अलग मिलेगा, फिर उससे आगे जैसे ही मारवाड़ की ओर बढ़ोगे तो बिल्कुल ही अलग मिलेगा। तो आपको कहीं आपको काले कपड़े दिखेंगे, कहीं आपको चूड़ों में फर्क आएगा। इसके पीछे बहुत दर्द भरी कहानियां हैं हमारे समाज के साथ में। मैं यूं कहूं कि 7वीं शताब्दी में एक बहुत बुरी घटना घटी। एक रायका बच्ची के साथ में विवाह का प्रस्ताव वहां के सुल्तान जो कह सकते हैं, वहां का जो भी लोकल जागीरदार था, लोग उसको जो है लूणिया मुसलमान कहते हैं। तो उसके जो है आक्रमण के समय मतलब उसने उस बच्ची को जो है कहा कि मैं इसको अपनी बेटी के साथ में, शहजादी के साथ में भेजूंगा यहाँ से। तो अपने ऐसी प्रथाएं थी नहीं। अब वहां से रातों रात वो गांव खाली होते हैं, मारवाड़ की तरफ आते हैं। मारवाड़ में ये लोग यहाँ डेरा डालते हैं चोखा के अंदर। चोखा से फिर इनका विस्तार होता है। ये धीरे धीरे अकबर के काल में और अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये धीरे धीरे फैलते हैं और डूंगरपुर तक चले जाते हैं। अलाउद्दीन का जो आक्रमण होता है सिंध का, अपने मेवाड़ का, तो जब ये आक्रमण करते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ, तो उस समय जिसमें अपन वो रानी पद्मिनी का नाम भी उल्लेखित करते हैं, उस दरमियान डूंगरपुर क्षेत्र के एक रबारी कन्या का उल्लेख मिलता है। एक बीना सेगर करके गुजरात की एक हिस्टोरियोग्राफर है, उन्होंने भी लिखा है कि उस समय वहां से कई रायका परिवार रात्रि में जो है जैसलमेर होकर ये सिंध आकर बस गए। तो आज भी जब वो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी जब सुमरा वंश के समय, तो सुमरा शासक मारा जाता है, तो उसके शोक के उपलक्ष्य में आज भी वो खांचला चूड़ा नहीं पहनते, काले कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सी दर्द भरी कहानियां हैं। तो ये सब कुछ अपन को देखने को मिलता है, लेकिन लिखित ना होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपन उनको सत्य नहीं। अब जब हम धीरे धीरे रिसर्च करते हैं, धीरे धीरे जैसे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट अपने आप में रिसर्च कर रहा है, तो उन्हें ये चीजें देखने को मिल रही है। तो वो हमें एक संदर्भ देता है कि हमारा जितना भी निकास हुआ, यहाँ से निकले अपन, वो सारे हिमालय से निकल कर आए जैसलमेर, और जैसलमेर से हम लोग मारवाड़ की ओर बढ़े, और मारवाड़ से जो है इनका फैलाव हुआ। अब कई बार कहते हैं रबारी और रायका क्या है, तो राई नाम की जो है एक स्त्री थी, उन्हीं की संतान। अपन खुद ही देख लीजिए, अपन ननियाल में रहते हैं तो हमें पिता के नाम से नहीं कहते हैं, हमें माता के नाम से जाना जाता है। तो राई नाम की स्त्री के वहां घर जमाई रहने के कारण जो है हमें रायका कहा गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राह से बाहर, यानी जो समाज के साथ रहता है चलता है, ठीक है, समाज से बाहरी आक्रमण होगा तो बेचारा जाएगा ही।
तो वो राज से बाहर गए, यानी सिंध की ओर पलायन कर गए, कोई कहीं पलायन कर गया, तो उन्हें जो है उन्होंने रबाई शब्द से संबोधित कर दिया। बाकी थे एक ही परिवार, लेकिन समय के साथ उसका यूज राजाओं ने भी किया और आने वाले हमारे राजनेताओं ने भी किया। तो ये व्यवस्था चलती रही और आज भी हम उसका घृणित रूप देख रहे हैं। फलाना ये उस क्षेत्र का है, ये कहलाया, इस क्षेत्र का है, ये कहलाया। अरे हो तुम एक ही वंशज। तो ये सब कुछ रहा जी। सर, आप अपने समाज से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से? बिल्कुल राकेश जी, मैं जितने भी समाज बंधु उन सबसे ये अपील करूंगा जी कि हमारा इतिहास पूर्ण रूप से लिखित नहीं है। जी तो गांव ढाणी में ऐसे कई प्रमाण बिखरे पड़े हैं जी जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन स्रोतों के ऊपर, उन शिलालेखों के ऊपर हमारा जी पहनावा भी है, हमारी वीर गाथाएं भी हैं। जी तो मैं हर जगह नहीं जा सकता, जी तो मैं आप सभी इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं निवेदन करूंगा सभी समाज बंधुओं से जी कि वो लोग गांव ढाणी में जो भी आपको शिलालेख दिखे, उस जी पे अगर ऊंट पे सवार है, अगर कोई है रायका, तो आप उसकी फोटो भेजिए। जी उसको जो है आप मुझे भेजकर भेजिए, ताकि मैं उसको देख सकूं, उसका अध्ययन कर सकूं और उसका उस समय के अकॉर्डिंग जो है बइयों में देख सकूं। इसके जी साथ ही कई गांवों में जमीनें दी गई हैं, ताम्रपत्र दिए गए हैं। तो अगर जी किसी के पास में प्राचीन समय का ऐसा कोई ताम्रपत्र हो या जी ऐसा कोई पट्टा हो जिसकी जानकारी कहीं नहीं है, तो आप जी लाइए, उसे अपन संरक्षित करते हैं और एक अच्छा हमारे समाज का इतिहास हम लोग संरक्षित करके और समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल राकेश जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और राकेश देवासी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको हमारे राकेश देवासी पॉडकास्ट में आकर के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपसे तो मैं पहले मिल चुका हूँ कई बार, और जी आपका जो भाव है समाज के प्रति और जो जी आपने ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, हालांकि मैं कभी कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहता था, और आपने जी जब ये कहा कि भाई समाज के इतिहास के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, तो मुझे जी बड़ा अच्छा लगा और इसलिए मैं सामने आया। जी बाकी आपने भी देखा होगा, राय का बाग आंदोलन में मैं कहीं आगे नहीं था। जी अपना काम जहाँ करना था कर रहा था और दूसरी जगह भी यही था। तो जी आपके इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अगर समाज के इतिहास और संस्कृति में एक नया अध्याय जुड़ता है, तो ये मेरे जी लिए बड़ी गर्व की बात होगी। जी। तो साथियों, आपको समाज की जो संस्कृति के ऊपर, इतिहास के बारे में आपने देखा और सुना ये पॉडकास्ट, तो आपको पता भी चला कि हमारा इतिहास कैसा है और कैसी संस्कृति है हमारी। जो साथियों, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा भी लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और साथियों, डॉक्टर सुखराम जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और साथियों, अभी तक हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और नीचे बटन है सब्सक्राइब का, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।